आज सबसे पहले हम आपको कोई खबर नहीं बल्कि एक मुद्दे के बारे में आपसे हम बात करेंगे। आज पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के एक इंटरव्यू की चर्चा हो रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपना पहला इंटरव्यू एक न्यूज चैनल को दे दिया है और पूरे दिन आज देश भर में यही चर्चा होती रही कि यह इंटरव्यू करना सही है या गलत। देश भर में लोग ये बहस कर रहे हैं कि यह इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। आप भी हो सकता है आज अपने घर में अपने परिवार के साथ यही बहस कर रहे होंगे। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ आज ये बहस कर रहे होंगे। कल सुबह जब आप अपने बाकी दोस्तों से मिलेंगे, ऑफिस में लोगों से मिलेंगे, तो शायद यही बात करेंगे कि यह इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज इसी पर आपके साथ बात कर लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं पर चलता है और ये भावनाएं अक्सर पीड़ित के साथ होती हैं, आरोपी के साथ नहीं। रिया और उसका परिवार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी है। देश भर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था उनकी मृत्यु का मामला, उसकी असलियत जानना चाहते हैं। इसलिए भारत के ज्यादातर लोग रिया चक्रवर्ती को कोई मंच मिले ये नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि रिया चक्रवर्ती को कोई मंच मिले जहां वो अपनी सफाई पेश कर पाए और अपने लिए देश में सहानुभूति का कोई माहौल पैदा कर पाए। लोग इसके खिलाफ हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म देकर शायद जांच में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में एक न्यूज चैनल रिया चक्रवर्ती को एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी उसका लंबा सा इंटरव्यू करता है जिसमें वो शायद झूठ और सच दोनों बोल रही है या आपके सामने एक ऐसा घोल पेश कर रही है जिसमें सच के साथ साथ झूठ भी मिला हुआ है। हो सकता है थोड़ा सच हो और बाकी का झूठ हो। और सच और झूठ का ये जो शरबत है ये पीने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मसालेदार खबर है ये, और ये खबर बनाने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है, इंटरव्यू लेने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है, इंटरव्यू देने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है, और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। यानी इसमें हर तरफ फायदा ही फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा उसका है जिसने ये इंटरव्यू दिया, यानी रिया चक्रवर्ती का फायदा सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसकी वजह से अब वो देश विदेश में अपने लिए सहानुभूति का माहौल पैदा कर सकती है। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें भटका सकती है झूठ बोलकर। दूसरा फायदा पत्रकार को या चैनल को होगा, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि अगर उन्होंने ये इंटरव्यू किया तो छप्पर फाड़ कर टीआरपी आएगी। तीसरा फायदा उन दर्शकों का है जो दिन रात सिर्फ सुशांत की खबर देखना चाहते हैं और वो रिया के बारे में भी जरूर देखना चाहेंगे। इसमें दो बातें हैं जो बिल्कुल कहीं पीछे छूट गई हैं। मीडिया के लिए नैतिकता की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, मीडिया को ये इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं, ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल पीछे छूट गया। दूसरा सिद्धांत जो पीछे छूट गया वो ये है कि देश के दर्शक, देश के लोग क्या चाहते हैं। देश के वो लोग जो विरोध कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, क्या वो लोग रिया चक्रवर्ती का ये इंटरव्यू नहीं देखेंगे या बाहर जाकर विरोध करेंगे और अपने घर में बैठकर टीवी पर यह इंटरव्यू जरूर देखेंगे। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने ही उनके बेटे को जहर देकर मारा है। पहले आप सुशांत के पिता का यह आरोप आज सुन लीजिए। आज ही उन्होंने एक नया स्टेटमेंट आज जारी किया है। आज उन्होंने यह आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज क्या कहा है, आप आगे बढ़ने से पहले यह देख लीजिए। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यह नहीं चाहता था कि रिया चक्रवर्ती का कोई इंटरव्यू हो। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि एक चैनल रिया चक्रवर्ती के 2 घंटे के इंटरव्यू को ऑन एयर करने वाला है, यानी उसका टेलीकास्ट करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो ये उन 130 करोड़ भारतीयों के लिए शर्म की बात होगी जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सुशांत की बहन का ट्वीट है जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाया।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के 130 करोड़ या 135 करोड़ लोग क्या रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू देखना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। और जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, अगर हम मान लें कि पूरा देश ही रिया का इंटरव्यू नहीं देखना चाहता है, तो क्या उन्होंने आज शाम को टीवी पर इस इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया था? बड़ा दिलचस्प मामला है ये और बड़ी दिलचस्प परीक्षा है। शाम को रिया का ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हो गया और आने वाले घंटों और दिनों में इस इंटरव्यू को बार बार चलाया जाएगा क्योंकि ये टीआरपी की गारंटी है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस इंटरव्यू को कितने लोग देखेंगे, कितने करोड़ लोग देखेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपने अपने घरों में टेलीविजन बंद कर देंगे और इस इंटरव्यू को नहीं देखेंगे, कोई और खबर देखना शुरू कर देंगे? ये भारत के लिए एक नई चुनौती है और इस चुनौती का सामना भारत ने कैसे किया, इसका पता आपको अगले हफ्ते चलेगा जब न्यूज चैनल्स की रेटिंग आएगी, यानी जब यह पता चलेगा कि इस इंटरव्यू की टीआरपी क्या रही, उस दिन आपको पता चल जाएगा। अगर इस इंटरव्यू को अच्छी रेटिंग मिलती है तो इससे भारत के दोहरे मापदंड उजागर हो जाएंगे। इस इंटरव्यू ने भारत के मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया है, नैतिक और कानूनी रूप से क्या ठीक है और क्या नहीं। मीडिया ने आज इन दोनों ही बातों को नजरअंदाज किया है, जिसको आप अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सब कुछ जो कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है उसके केंद्र में एक ही चीज है, उसके केंद्र में ना तो नैतिकता है ना कानून है, उसके केंद्र में है टीआरपी। क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल के लिए टीआरपी ही असली करेंसी है। अगर टीआरपी के नजरिए से कोई चीज ठीक है तो फिर किसी को भी कानून और नैतिकता की परिभाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीआरपी अच्छी है तो थोड़ी देर के लिए नैतिकता को घर छोड़कर आया जा सकता है। बड़े बड़े पत्रकार ऐसे मामलों पर जब कुछ लिखते हैं तो वो नैतिकता की खूब दुहाई देते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। ये बातें सिर्फ तब तक लिखते हैं जब तक उनका सामना ऐसी स्थिति से नहीं होता, लेकिन जब उनका सामना होता है, लेकिन जब बात टीआरपी की आती है, जब सामने आपके एक मसालेदार खबर रखी होती है और आपको बस उसे उठा लेना है, तो इस नैतिकता की कुर्बानी सबसे पहले दे दी जाती है। ये पत्रकार हमारे देश में ऐसे हैं, ये आतंकवादियों को भी मंच देते हैं, देते रहे हैं, ये दागी नेताओं को भी मंच देते रहे हैं और ये अपराधियों के भी इंटरव्यू करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। आपने इस देश में सब कुछ देखा है, लेकिन स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। सोशल मीडिया अब बहुत मजबूत हो चुका है, लोग अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हैं और 2020 की जो चुनौतियां हैं वो एकदम नई तरह की चुनौतियां हैं। इसलिए आज जो कुछ आप देख रहे हैं इसे आप एक नई तरह की चुनौती मानिए और इसे आप एक नई तरह की परीक्षा मानिए। यह मीडिया की परीक्षा है, लेकिन साथ ही यह देश के लोगों की भी परीक्षा है। मीडिया में अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब किसी खबर को दिखाने में कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन नैतिक तौर पर इसे सही नहीं माना जाता। हर पत्रकार का सामना ऐसी स्थिति से अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर होता है। मेरा सामना भी कई बार ऐसी स्थितियों से हुआ है और जितने बड़े पत्रकार होंगे इस देश में, जो चैनल होंगे, उनका सामना भी ऐसी स्थितियों से होता रहता है। लेकिन अक्सर टीआरपी की होड़ में इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि नैतिक रूप से क्या सही है। नैतिक रूप से लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया जाता है और इसी चक्कर में पत्रकार ऐसी बड़ी खबर या बड़े मसालेदार इंटरव्यू के पीछे भागते हैं जिससे या तो उन्हें नाम मिलता हो या टीआरपी आती हो। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर बदनामी भी होती है तो वो भी नाम ही तो हुआ, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरह की जो पब्लिसिटी होती है वो आखिरकार आपको काम ही आती है, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, लेकिन इसकी एक लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। मसालेदार खबरों का लालच ऐसा होता है कि बड़े बड़े पत्रकार ऐसी मसालेदार खबरों के लालच में कई बार गिद्ध बन जाते हैं, गिद्ध की तरह सोचने लगते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीआरपी में, जो टीआरपी आपको हर हफ्ते देखने को मिलती है, क्या टीआरपी में वाकई देश की भावनाएं भी झलकती हैं या टीआरपी में आपको सिर्फ पत्रकारिता के गिद्ध ही दिखाई देते हैं? यह आज एक बड़ा सवाल है जिस पर आपको भी सोचना है।